सिर्फ क्या एक डिस्कोर्स, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है क्या प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, या ये आपदा में अवसर तलाशना होगा? एक आपदा तो है, ट्रंप ने इकोनॉमी थोड़ी डिरेल तो की है 50% टैरिफ लगाकर, उसमें कभी कहते हैं अरे मान गए, उसके बाद पता लगा H1B वीजा में एक और चोट मार दी, फिर फार्मास्यूटिकल पर चोट मार दी, वो चोट पर चोट भी आ रही है। आपदा में अवसर तलाशना होगा और वही किया जा रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, मगर ये सवाल तो हमें ये करना चाहिए जो आपने शुरुआती सवाल किया था, और वो सवाल ये है कि 25 साल 2092 से 2015 तक मैन्युफैक्चरिंग की भूमिका जीडीपी में 17% के इर्द गिर्द थी। वो घट करके 16, फिर 15 और फिर 13, 14 और इस समय 13 के करीब है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग घटी है। बात करो स्वदेशी की, बात करो मेक इन इंडिया की, और मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी घट रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि भाई टैरिफ क्यों नहीं लगा देते। अरे टैरिफ सरकार ने लगाया तो उसके बावजूद तो आपकी डिपेंडेंस चाइना पे बढ़ती चली जा रही है। अरे आप एक औद्योगिक नीति क्यों नहीं बनाते? पिछले 30 साल से कोई औद्योगिक नीति नहीं है, माफ करिएगा, और यही कम से कम 17% नहीं, औद्योगिक नीति ना हो संतोष जी तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब 4थी भी हो गए। फ्रेजाइल 5 से हम यहां तक का ये सफर कैसे तय कर पाए? सर्विसेज के आधार पे हुजूर वाला, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट द लीड सेक्टर। बात समझिए, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट अगर तेज होती और हमारी जीडीपी को ड्राइव कर रही होती तो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम नहीं हो रहा होता। तो उसमें अगर हम सीधे मुद्दे पर आए प्रोफेसर साहब, एमएसएमई सेक्टर जो दरअसल रीढ़ की हड्डी है, और स्वदेशी अगर हमें आंदोलन छेड़ना है उसको तो रिवाइव करना होगा। हमारे पास तो पूरे आंकड़े भी नहीं है। 75,082 एमएसएमई तो बंद हो गए कोरोना काल के बाद से, और उससे पहले जो नोटबंदी हुई थी ये तो 6 लाख तो बंद हो गए। उनको कैसे खोलोगे? वो तो घर बैठ गए जाकर। अरे वहां भी देखिए, आपकी आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति को तवज्जो देनी पड़ेगी एमएसएमई पे, लघु और छोटी इकाइयों को। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चीन ने क्या किया है? चीन ने एक औद्योगिक नीति ऐसी बनाई कि उसके आधार पे उनका स्वावलंबन बढ़ा। उनकी डिपेंडेंस यूएस मार्केट पे 5 साल पहले कोविड जब शुरू हुआ था तब 20% थी, वो इस समय 14 और 15% के बीच में है। उन्होंने घटाई, उन्होंने दूसरे मार्केट ढूंढे। और दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में उनका योगदान 20% है जी, नहीं 30 है। अच्छा, अब 30 हो गया और आगे बढ़ गया। मैं जो हाँ जी, तो आपके श्रोताओं को जानना चाहिए। और दूसरी बात, उनके जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, बड़े बड़े आसामी जो हैं, वो अधिकतर मैन्युफैक्चरर्स हैं। वो पावर में नहीं काम करते, वो पोर्ट्स में नहीं काम करते, वो एयरपोर्ट्स नहीं खरीदते, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहली बात, पहले मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये जो टारगेट सेटिंग हो रही है, ये जमीन पर उतरने के लिए या उतारने के लिए रोड मैप बनता दिख रहा है आपको? अभी कोई हालात संदीप ऐसे बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ईमानदारी से बात करिए, साफ साफ बात करिए। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का ध्यान जो है कुछ दूसरी चीज़ों पर है। देखिए, अभी तो ये अमेरिका के इम्ब्रोलियो से निकल जाएं, सबसे बड़ी सफलता सरकार की वही होगी। उसी से निकल जाएं, वही बहुत बड़ी सफलता होगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसा कि अभी मेहरोत्रा साहब कह रहे थे, आप जब तक पॉलिसी नहीं डिसाइड करेंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं देंगे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहता है। अब आपको क्या मैंने कहा कि आप 1.5 से 3 साल, 3 से 3.5 साल के आसपास आपको एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में इतना टाइम लगता है। वो तब लगा जब पॉलिसी क्लियर होगी। काल में चीन की घेराबंदी हुई, चीन से बहुत सी कंपनियां अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्रियां हटाने के लिए भी तैयार हुई। लगा हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं, हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो और वो गए बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, वहां चले गए। हमारा लॉस वियतनाम। यहाँ सबसे संदीप एक बात और कह दीजिए आप, जो आपके बात शायद लोग मान जाएंगे। यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उनको सबसे पहले तो साउथ ईस्ट एशिया घूम के आना चाहिए। कुछ नहीं करना, केवल घूम के आइए और देखिए कि उन्होंने क्या किया है। तब आपकी आंखें खुलेंगी कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या बात कर रहे हैं।
चाइना की मैन्युफैक्चरिंग से हम तुलना करें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब तो वियतनाम और बांग्लादेश ही सारा टेक्सटाइल कपड़े का सारा कारोबार वो हथिया ले गया है भारत से। वहां भी जाके आपको यही लगेगा और बिल्कुल एकदम शर्मिंदगी से आपकी आंखें झुकेंगी और वहां से वापस लौटेंगे। भाई आज की तारीख में अमेरिका में चीन की जो शर्ट है, एक कमीज, वो 1246 रुपए का दाम है, भारत से 194 रुपए सस्ती। हमारा तो कोई खरीदेगा नहीं। तो भाई पहला एक ये संकट जो हमारे यहीं पे स्वदेशी कर रहे हैं और निर्यात कर रहे थे, पैसा ला रहे थे, उनका माल तो पहले उनका कारोबार फिर से जमा रहे, वो एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर तो यहाँ है। पवन, हिंदी के अखबारों ने इसको ठीक से नहीं कवर किया। चौधरी साहब, आप अंग्रेजी का अखबार देखिए और पढ़िएगा कि क्या तिरुपुर में जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं उसमें क्या हो रहा है, मजदूर कैसे वहां से छोड़ के आ गए हैं, तब आपको सही अंदाज़ा मिलेगा कि इस टैरिफ का क्या फ़र्क पड़ा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे एग्जांपल और भी बाकी लोग बैठे हैं आपको देंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं 770 करोड़ के कालीन पड़े हुए हैं भदोही में। ये अंग्रेजी के अखबारों ने ठीक से कवर किया है। ये भी यही एक समस्या भी है ना, थोड़ा सरकार डेटा नहीं देती। और काला सूट गुलाबी अखबार वाले, ये पिंक पेपर्स जो हैं, इसके अंदर भी अंग्रेजी जैसा कह रहे हैं पवन, वो तो फिर भी एक दो खबर बता देते हैं। हिंदी काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो खबर नहीं बताएंगे। आप सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? स्वदेशी का नारा राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। कौन स्वदेशी नहीं बनना चाहेगा? कौन आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहेगा? लेकिन ये महज सब्ज बाग ना बनकर रह जाए। 2015 वाला वही नारा, पुरानी शराब नई बोतल में तो नहीं परोसी जा रही। इस पर हमें गौर करना होगा, तभी सही मायने में हम विश्व गुरु बनेंगे या उस राह पर चलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।